एनवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ साफ कहा है कि चीन ने इस वायरस को पैदा किया है। ऐसे में हर कोई चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने इशारा किया कि आने वाले दिनों में अमेरिका एक बार फिर से चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि कर्ज के दायित्वों से पीछे हटना गलत होगा और इससे डॉलर का महत्व भी कम होगा। दरअसल ट्रंप से मीडिया ने पूछा कि ऐसा हो सकता है कि अमेरिका ने चीन को कर्ज देने का जो वादा किया है वह वादा नहीं निभाए। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि हम इस काम को दूसरे रास्तों से कर सकते हैं। टैरिफ इसका एक जरिया हो सकता है। दुनिया भर में ईंधन की खपत को कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने बहुत कम कर दिया है। वहीं तेल की स्टोरेज की जरूरत ने टैंकर भाड़े को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। उद्योगों के डेटा ऐसा ही दिखा रहे हैं। समुद्री तटों के किनारे स्टोरेज सुविधाएं लबालब हैं। वहीं सप्लाई चेन्स में कतार में लगा तेल अधिक मात्रा में है। तेल उत्पादक देश, कारोबारी और रिफाइनरियां इस उम्मीद में पानी में तैर रहे जहाजों में अधिक तेल भरे जा रहे हैं कि भविष्य में भारी डिमांड की स्थिति से निपटा जा सकेगा। बता दें कि तेल की वैश्विक मांग इस तिमाही में 30% तक कम हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन ने जमीनी अर्थव्यवस्था को थाम कर रख दिया। चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पर्वतारोही अब इसके शिखर पर पहुंचकर भी तेज गति वाली 5G दूरसंचार सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। चीन के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि दूरवर्ती हिमालयी क्षेत्र में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले बेस स्टेशन ने परिचालन शुरू कर दिया है। चीन की दिग्गज सरकारी दूरसंचार कंपनी चाइना मोबाइल के अनुसार यह बेस स्टेशन 6500 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के आधुनिक आधार शिविर में स्थित है। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की चपेट में है, लेकिन अमेरिका में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहां करीब 11 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 64,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर यही हाल आगे भी रहते हैं तो अमेरिका के लिए कई सालों तक संभल पाना मुश्किल होगा। यह रिपोर्ट देखिए। पूरे विश्व में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसारता जा रहा है। इस वायरस से जहां यूरोपीय देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, तो वहीं एशियाई देशों में तुर्की, ईरान, चीन और भारत खासे प्रभावित हुए। पूरे विश्व में अमेरिका ऐसा पहला देश है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जबकि अकेले अमेरिका में करीब 64,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये आंकड़े सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के हैं, जहां हर रोज करीब 30,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। ये आंकड़े गुरुवार के हैं, जहां 30,829 नए मामले एक दिन में सामने आए, जबकि 2,201 लोगों की मौत भी एक ही दिन में हुई। वहीं अगर बात करें शुक्रवार की, तो अमेरिका में शाम 7:30 बजे तक 10,97,080 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 63,913 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा अगर स्वस्थ हुए लोगों की बात करें तो 1,55,829 लोग इलाज के बाद ठीक हुए, जबकि 8,77,338 लोग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। ये आंकड़े वाकई में काफी डराने वाले हैं।
अमेरिका के बाद अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन अमेरिका के बाद ऐसा दूसरा देश है जहां 2,39,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में हैं, जबकि 24,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अगर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके लोगों की बात करें तो 1,37,984 लोग इलाज के बाद ठीक हुए, जबकि 77,000 से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस हैं। स्पेन के बाद अगर बात करें इटली की, तो यूरोप में सबसे पहले यही देश प्रभावित हुआ। वहां 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के चपेट में आ चुके हैं, जबकि अभी भी 1,01,551 एक्टिव केस हैं। यहां अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा 27,967 मौतें हुई, जबकि 75,945 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो यह देश भी अन्य यूरोपीय देशों की तरह ही कोरोना से पीड़ित है। यहां 1,71,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 26,771 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अमेरिका, स्पेन, इटली और ब्रिटेन की तरह एक और यूरोपीय देश फ्रांस भी इसी लिस्ट में शामिल है। वहां भी 1,67,000 से ऊपर लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहां स्वस्थ होने वालों की तादाद बहुत ही कम है, महज 49,476 लोग ही इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 93,000 से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस हैं। इसके अलावा अगर बात करें जर्मनी की, तो यहां भी 1,60,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि इसके संक्रमण से 6,632 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रिकवरी रेट यहां ज्यादा है, 1,26,900 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 29,630 लोग अभी भी अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं एशियाई देश तुर्की सबसे ऊपर है। यहां भले ही मौत का आंकड़ा 3,174 है, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो कि 1 लाख के आंकड़े को पार कर 1,20,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि इलाज के बाद 48,886 लोग ठीक हुए, लेकिन अभी भी 68,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही दुनिया का एक और देश अब 1 लाख की लिस्ट में शामिल हो गया है। रूस में जहां 1,14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं मरने वालों की संख्या भारत से कम है। यहां 1 लाख संक्रमित लोगों में सिर्फ 1,169 लोगों की मौत हुई, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या बहुत ही कम है, महज 13,220 लोग इलाज के बाद ठीक हुए, जबकि 1 लाख से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस हैं। बता दें कि रूस में एक झटके में संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं अब बात भारत की करें, जो कि दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला दूसरा देश है। यहां घनी आबादी के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने जो प्रयास किए, उसके चलते अभी यहां डेथ रेट कम है, जबकि रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है, जो कि भारत सरकार के लिए अच्छी खबर है। हालांकि अगर संक्रमित मरीजों की बात करें, तो यहां तेजी से संक्रमण फैला है और यह आंकड़ा 35,000 की संख्या को पार कर गया है। भारत में 35,457 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 1,160 लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। इसके अलावा अगर रिकवरी रेट की बात करें, तो इलाज के बाद 9400 लोग ठीक हुए, जबकि 24,893 अभी भी
एक्टिव केस हैं जो कि देश की चिंता को बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि दुनिया के साथ ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इस पर कब तक नियंत्रण पाया जा सकेगा, अभी यह कहना मुश्किल है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है। बिहार में शुक्रवार की सुबह से ही आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के बलिया में आई तेज आंधी बारिश ने एक महिला की जान ले ली। बलिया के दोबहर गांव में शुक्रवार की सुबह आंधी बारिश के कारण दीवार गिरने से एक महिला दब गई। वहीं बिहार के भागलपुर में तेज हवा के साथ जमकर बारिश हो रही है। आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी उत्तर भारत में आ रहा है, जिसकी वजह से मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जनरल विपिन रावत ने कोरोना योद्धाओं का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के सम्मान में वायुसेना 3 तारीख को एक फ्लाइट पास्ट श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और दूसरा डिब्रूगढ़ से कच्छ के बीच करेगी। इस फ्लाइट पास्ट में ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। इसके साथ ही सशस्त्र बल इसी दिन पुलिस मेमोरियल पर फूल चढ़ाएंगे और आर्मी लगभग हर जिले में कोविड अस्पतालों के पास माउंटेन बैंड परफॉर्मेंस भी देगी। इसके लिए सशस्त्र सेनाओं की ओर से हम 3 तारीख मई को कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं। हमारी वायुसेना फ्लाई पास्ट करेगी श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक। इसी के साथ हमारी पूर्वी सीमाएं जो हैं डिब्रूगढ़ से लेकर पश्चिम तक कच्छ के इलाके तक फ्लाई पास्ट होंगे। इस फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे हमारे फिक्स्ड विंग और फाइटर एयरक्राफ्ट। हेलीकॉप्टर द्वारा कोविड अस्पतालों में फूल बरसाए जाएंगे। इसी के साथ साथ हमारी नौसेना के जो पानी के जहाज हैं वो हमारी समुद्री तट पर कुछ फॉर्मेशंस में डिप्लॉयड होंगी। इनकी कार्रवाई खासकर आपको 3 तारीख संध्या के शाम को दिखाई देंगी, जिसमें कि कुछ पानी के जहाज लाइट अप किए जाएंगे। नेवी के हेलीकॉप्टर्स भी फूल बरसाने में शामिल होंगे। जहां तक थल सेना का सवाल है, हमारे माउंटेड बैंड्स अनेक कोविड अस्पतालों में कुछ धुन बजाएंगे और कोरोना में जुटे हुए हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका हौसला बढ़ाने में और आगे भी इसी जोश के साथ काम करने में उनके साथ सहयोगी बनकर उनको प्रोत्साहित करते रहेंगे। लॉकडाउन की अवधि फिर से 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। देश भर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। ताजा आदेश के मुताबिक ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50 से ज्यादा नहीं होगी। यानी अगर किसी बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 से ज्यादा यात्री नहीं चढ़ेंगे। इसी तरह डिपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। बता दें कि पूरे देश को 733 जोनों में बांटा गया है। इनमें से 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन जबकि 319 ग्रीन जोन घोषित किए गए हैं। ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल्स, मॉल,
जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। वहीं ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब के ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। रेड जोन में नाई की दुकानें, सैलून बंद रहेंगे। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के बीच लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। गैर सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर शुक्रवार से 162.50 रुपये यानी 50 पैसे सस्ता हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमत गिरने के चलते यह लगातार तीसरे महीने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई है। सरकारी ईंधन कंपनियों की सूचना के अनुसार बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत घटने के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 518 रुपये 50 पैसे रह जाएगी। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अब नेताओं तक पहुंच गया है। करोल बाग विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आप विधायक के भाई भी कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं विधायक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। विधायक विशेष रवि के संपर्क में आए सभी लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। साथ ही परिवार के सभी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने उनके लिए 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की अनुमति दे दी है। फैसले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी खुशी जाहिर की है। प्रवासी मजदूरों हैं हिंदुस्तान की कोने कोने पे, उन सबको वापस लाने के लिए काफी समय तक चर्चा किया था मैंने। पीयूष गोयल साहब मेरे बात गौर से सुने और उस समय मेरे को कहा था कि आज हम लोग कुछ फैसला लेने जा रहे हैं, बाद में आप लोगों को बताएंगे। पीयूष गोयल साहब खुद मुझे अभी फोन करके ये बताया कि बंगाल के भी जितने सारे प्रवासी मजदूरों हैं, हिंदुस्तान की बाकी राज्यों के साथ साथ बंगाल को भी ये सुविधा मिलेगा। जैसे वो सारे प्रवासी मजदूरों को बंगाल वापस ले जाने की मौका मिलेगा। मैं पीयूष गोयल साहब को ये पहल को बड़ा तारीफ करता हूं। सरकार ये सही निर्णय लिए हैं। देश भर में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। इसके अंतर्गत कोरोना ग्रीन जोन क्षेत्रों में कुछ रियायतें भी दी गई हैं। इसी पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है उन्होंने, सुनते हैं। सरकार ने आज 2 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय किया है, लेकिन कई जगह ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में छूट दी है। हम लोगों का मकसद ये है कि किसी भी शर्त पर कोरोना को हराना है। जब तक कोरोना को पराजित नहीं करेंगे, हमें इकट्ठे होके कोरोना से लड़ना है। इसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहां थोड़ी थोड़ी छूट मिली है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। उसमें जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरह उस पर अमल होना है और इस बात का ध्यान रखना है कि कोरोना को किसी तरह फैलने नहीं देना है। जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है उसको रेड जोन नहीं बनने देना है। इसका भी ध्यान जनता को रखना है, सरकारों को रखना है। देश भर में लॉकडाउन के चलते अलग अलग राज्यों में लोग फंसे हैं और इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की और अब इसी क्रम में धीरे धीरे छात्र और मजदूर अपने गृह राज्य पहुंचना शुरू हो चुके हैं। झारखंड के कई छात्र राजस्थान के कोटा में फंसे हैं, जिनके लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। इस ट्रेन में करीब 1200 छात्र सवार होकर रांची जाएंगे।
वहीं ट्रेन में सवार होकर जाने वाले सभी छात्रों की रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जा रही है और प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। इतने टाइम से हम वेट कर रहे थे, तो अब हमें बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली हम अपने घर जा रहे हैं। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा और हमें घर जाने को मिला। लग रहा है कि हम लोग अच्छा लग रहा है कि हम लोग वापस घर जा पा रहे हैं। आपके जो अन्य साथी हैं वो जा चुके हैं पहले? हम लोग के मेरे हॉस्टल में सारे बच्चे जा चुके थे, हम अकेले बच्चे हुए थे। बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फाइनली डिसीजन आके अच्छा लगा। आज करीब 1200 बच्चे जो है कि यहाँ से रांची जाएंगे ट्रेन से, तो क्योंकि 1200 बच्चे थे और 9 बजे ट्रेन थी, तो हमने अलग अलग स्लॉट्स में बच्चों को बांटा है। जैसा आप बाहर देख सकते हैं, किसी भी तरीके की कहीं पर कोई गाड़ी की लाइन नहीं लगी है। तो बाहर ट्रेन के जो बाहर का हिस्सा है 6 बजे से बच्चों को टाइम दिया गया, तो बच्चे प्लेटफॉर्म तक बहुत ही ईजिली पहुंच रहे हैं। उसके बाहर स्क्रीनिंग के लिए भी हमने लाइन लगवा रखी है, जो कि गोले भी लगा रखे हैं, जिसमें आरपीएफ के सहयोग से ये सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करा रहे हैं। जहाँ तक प्लेटफॉर्म की बात है, अभी प्लेटफॉर्म पर भी हम आए हैं, यहाँ पर भी हम इंश्योर करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोग जो है कि ट्रेन में बैठे और सेफ जर्नी करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे। कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापस आने का रास्ता साफ हो गया है। तेलंगाना से एक 24 डिब्बों वाली स्पेशल ट्रेन तेलंगाना से लिंगमपल्ली के 1200 के करीब मजदूरों को लेकर झारखंड के लिए रवाना हुई है, जो कि शुक्रवार को रात 11 बजे रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इसी के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मदद के लिए झारखंड के लोगों की ओर से धन्यवाद दिया है। आपको मालूम है कि बीते रात में ही कुछ बसें निकल चुकी हैं और आज तेलंगाना हैदराबाद से भी एक ट्रेन आ रही है, जिसमें 1200-1500 के लगभग शायद मजदूर आ रहे हैं। इसके लिए मैं तेलंगाना सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और लॉकडाउन के बीच फंसे 1200 मजदूरों को तेलंगाना से झारखंड लाने के लिए भारतीय रेलवे ने शुक्रवार सुबह विशेष ट्रेन चलाई। यह ट्रेन तेलंगाना से चलकर झारखंड के हटिया तक जाएगी। इस पर बोलते हुए क्या कुछ कहा बीजेपी एमएलसी एन रामचंद्र राव ने, सुनते हैं। For relaxing lockdown rules and also allowing the migrant laborers to move from one place to another, because the Hyderabad has got a lot of migrants here, people from Jharkhand, Bihar and Odisha, and people are working here. And I think in this background, the South Central Railway has started first train of migrants to Hatia, Jharkhand, and it is a welcome sign. Though we feel that leaving the place where they were working to their native place, it may affect the economy. Definitely, it is a matter of concern. But however, it was a strong desire of the migrant laborers that they want to go to their home places. And today, Government of India and South Central Railway enabled it. And I think we must welcome this step. And I think in future also, all the migrants who want to go to their native places will be allowed to go by all means of transportation, that is by train, by bus and by any other mode of transportation. गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद अब दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी शुरू हो गई है। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में आने वाले प्रवासियों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और उनके घर पहुंचने के बाद उन्हें किन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। जनरल मैनेजर के साथ हमारे मुख्य सचिव बात करके जैसे ही ये ट्रेन की व्यवस्था हो जाएगी, तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जहाँ सर्वाधिक लोग आना चाहते हैं उनके जगह जिले चिन्हित कर लिए गए हैं, कौन से जिले में कहां से कितने लोग आ सकते हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टर्स को कहा गया है कि इनको आवश्यक रूप से, क्योंकि ये संक्रमित प्रदेशों से हमारे राज्य में आ रहे हैं, तो जिन चीजों की सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि आजकल बिना लक्षण के भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो स्क्रीनिंग भी अगर करें हम, तो स्क्रीनिंग में भी पता नहीं चल पाएगा कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है। ऐसी परिस्थिति में जिला कलेक्टर्स की जिम्मेदारी रखी गई है कि लिस्ट बनाएंगे वो पूरी, कौन आदमी कौन से गांव में जाना चाहता है,
अगर उस गांव के लोग उनको आसानी से अपने यहाँ लेना चाहते हैं तो वहाँ पे जो हमारा प्रशासनिक इकाई है उनकी एक टीम बनी है जनप्रतिनिधियों के साथ, वहाँ के सरपंच के साथ, वहाँ का पटवारी है, ग्राम सेवक है, वहाँ का जो हेडमास्टर है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं या हमारे चिकित्सा विभाग के लोग हैं, वो लोग लिस्ट बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे अगर उनको होम क्वारंटाइन में रखना है तो होम क्वारंटाइन की अवधि जो 14 दिन की है उसका प्रोटोकॉल वो नहीं तोड़े। अगर वो गांव वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर बाहर, गांव के बाहर किसी सरकारी बिल्डिंग में सरकारी क्वारंटाइन में उनको रखा जाएगा। और जो गरीब हैं, जिनके घर नहीं है, बेसहारा लोग हैं, ऐसे लोग जो आ रहे हैं उनके लिए सरकारी क्वारंटाइन की फैसिलिटी डेवलप करने के डायरेक्शंस जारी किए गए। पर किसी भी सूरत में बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति हो, 14 दिन का ये जो प्रोटोकॉल है क्वारंटाइन का, चाहे होम क्वारंटाइन है चाहे सरकारी क्वारंटाइन है, उसमें तो उनको रहना ही पड़ेगा। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में MLC चुनाव को हरी झंडी दे दी है। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में MLC चुनाव 21 मई को मुंबई में होंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता राम कदम ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना को 60 वर्ष हो गए और इन 60 वर्ष के अंतराल में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि महामहिम राज्यपाल जी ने नाम नियुक्त किए हुए विधान परिषद के सदस्य महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री कभी नहीं बने। ये भली भांति महाराष्ट्र सरकार के सभी नेता जानते हैं और ये जानने के बावजूद भी यह प्रयास उन्होंने किस कारण किया वे जाने। पर अब महामहिम राज्यपाल जी ने जो कहा था विधान परिषद के चुनाव लेने की बात, वह देश के चुनाव आयोग ने उस बात को मान्यता दी है, हम उसका स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाला व्यक्ति ये 11 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसा व्यक्ति विधानसभा हो या विधान परिषद हो, जहां से भी चाहे चुन करके आए, एक लोकतंत्र को सशक्त रखने के लिए यह आवश्यकता है। अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, तीर्थयात्रियों, टूरिस्टों, छात्रों और अन्य लोगों को अपने राज्य पहुंचाने के लिए रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस पर क्या कुछ कहा MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने, सुनते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आसपास से तो मजदूर हमने बुला लिए थे, लेकिन तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, अलग अलग दूरस्थ इलाकों में हमारे बच्चे आसाम में फंसे हुए हैं। इतनी दूर से बसों से लाना संभव नहीं था। अब गृह मंत्रालय के गृह मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये काम किया ट्रेन चलाने का, उससे ऐसे मजदूरों को लाना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे बच्चों को और टूरिस्ट को भी अपनी जगह भेजना बहुत आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद। राजस्थान के जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि यदि प्रदेश में कोई निजी चिकित्सालय OPD इमरजेंसी में मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराता और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से इलाज के एवज में राशि वसूलता पाया जाता है, तो न केवल उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि उसकी
संबद्धता भी निरस्त की जा सकती है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सरकार ने निजी चिकित्सालयों को रियायत के साथ अस्पताल खोलने की अनुमति और सुविधा दी थी, लेकिन यह संज्ञान में आया है कि वे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना सहित कई योजनाओं के अधीन आने वाले लोगों से भी पैसे वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संज्ञान में आया था कि निजी चिकित्सालय जो राजस्थान में हैं, जिनको बहुत रियायतों के साथ अस्पताल खोलने की, कुछ शर्तों के साथ अस्पताल खोलने की सुविधा दी गई थी, वो उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये भी ध्यान में आया है कि ऐसे लोग जो आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए भी स्वीकृत है, अनुमत है, वो लोग NFSA या हमारी SECC जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों से भी अधिक पैसा वसूल कर रहे हैं। तो अभी उनको चेतावनी दी गई है कि वो राजस्थान में चाहे मरीज उनके यहाँ OPD में आए, चाहे IPD में आए, चाहे इमरजेंसी सर्विसेज हो, वो उनको प्रदान करें। अगर जो अस्पताल ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये चेतावनी राज्य सरकार के द्वारा कल हमारे ACS के द्वारा तमाम राजस्थान के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए जारी किया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से जहां देशव्यापी बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जारी ताजा रिपोर्ट में प्रदेश की बेरोजगारी दर 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर 3.4% दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय बेरोजगारी की दर से काफी कम है। CMIE की ओर से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर सितंबर 2018 में 22.2% थी, जो घटकर अप्रैल 2020 में 3.4% दर्ज की गई है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान देश में औद्योगिक गतिविधियां बंद हैं, जिससे देश की आर्थिक हालत पर गहरा असर पड़ रहा है। देशव्यापी बेरोजगारी दर में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है, लेकिन इस महामारी के संकट में भी प्रदेश के लिए एक सुखद संकेत प्राप्त हुआ है। प्रदेश की बेरोजगारी दर में कमी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने और ग्रामीणों की आजीविका को संरक्षित करने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के दौर में व्यापक स्तर पर काम कर रही है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश के परिवारों के सामने रोजगार से लेकर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्रमिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। जो है मेहनत और परिश्रम का ये परिणाम है कि लोग अच्छे भवनों में रह पाते हैं। आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? खरासन जो नहीं मिला आप सूची भेजिए, उनको सबको दिलवाएंगे। हाँ ठीक है, सबको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। आप चिंता की बात नहीं, फिर से आपके खाते में पैसा जा रहा है। ठीक है, हर एक निराश्रित व्यक्ति को 1000 रुपये का सहायता और खाद्यान्न दिलाने के लिए कह दिया गया है। जिसके पास राशन कार्ड हो न हो सबको मिलेगा खाद्यान्न। ठीक है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। कहते हैं कि मजदूरों का पसीना सूखने से पहले ही मजदूरों को उनकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। हर साल मजदूर दिवस आता है और मजदूरों श्रमिकों के नाम पर अपनी राजनीति की दुकान चलाने वाले नेताओं को बोलने के लिए एक मंच मिल जाता है। श्रमिकों मजदूरों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन जब इनकी हकीकत धरातल पर चेक की जाती है तो ये बात निकलकर सामने आती है कि आज भी देश में श्रमिकों मजदूरों के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा हो रहा है। मजदूर दिवस के अवसर पर हमारे संवाददाता ने मजदूरों से बातचीत की।
आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, यानी कि लेबर डे है, लेकिन वो लेबर जो इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशान है। आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं। उस जगह पर हम आए हैं जहां पर ये लेबर देखिए कुछ खाने पीने का सामान बांटने यहाँ पर संस्थाएं आती हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इनके पास आज काम नहीं है। ये दिहाड़ी मजदूर हैं, सीधे तौर पर ये काम करते हैं, जो बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें काम करते हैं, अन्य काम करते हैं। अपने सुबह उठते हैं, अपने कामों पे निकल जाते हैं और दिन भर मेहनत करने के बाद जो इनको पैसा मिलता है उसी से खाते पीते अपना घर चलाते हैं। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि लॉकडाउन के चलते 1 महीने से ऊपर हो गया है और ये लोग यहाँ पर लॉकडाउन के चलते फंस गए हैं, अपने घर नहीं जा पाए हैं और आज इनके पास काम भी नहीं है। हम कुछ ऐसे लेबर हैं जिनसे बात करेंगे। भाई क्या दिक्कत हो रही है? क्या खाने वाने की दिक्कत हो रही? काम तो बिल्कुल बंद पड़ा है जी, और यहाँ पर जो खाना ना मिल रहा था अभी खाना भी बंद है, राशन वासन भी जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा, ना हम लोग के पास में पैसा है ना कुछ भी है, ना जाने तक भी कोई संभावना नहीं है यहाँ पर। अच्छा, कभी कोई पूछने आया कि जाना चाहते हो छत्तीसगढ़ अपने घर कहीं? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया। अच्छा, राशन कैसा मिल रहा था? पक्का भोजन मिल रहा था या कच्चा राशन भी? पक्का भाई पूरी और सब्जी मिलता था। अच्छा। और 2 दिन, एक दिन एक मैडम बांटी, एक दिन और कोई राशन बांटा, बस 2 दिन बांटा, फिर उसके बाद में नहीं मिला है यहाँ। उसके बाद में खाने पीने का कुछ नहीं है। तो अभी कैसे दिनचर्या चल रही, कैसे दिन काट रहे हो? वही हम लोग व्यवस्था में है, कहीं मिल जाए, जहाँ तहाँ साइकिल से घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, भाई कहीं नहीं मिल रहा। तो देखिए ये परिस्थिति इनकी है इस समय की। ये साइकिल से अपनी, ये देखिए इनकी साइकिल है, इससे ये निकले हैं खाना ढूंढने के लिए क्योंकि इनके परिवार के लोग भी हैं यहाँ पर, इनके और लोग भी हैं जो भूखे बैठे हैं और यहाँ पर कई संस्थाएं आती हैं जो खाना दे जाती हैं, लेकिन आज कोई संस्था नहीं आई। इनका ऐसा कहना है कि 2 ही 3 बार बटा है, उसके बाद ये लोग साइकिल लेकर के जाते हैं, ढूंढते हैं खाना पीना कि कहीं इनको खाने को मिल जाए। दादा कहाँ के रहने वाले हो? लखीमपुर के साहब। बहुत दिक्कत हो रही है? दिक्कत का साहब, मेरी दुकान रहा, दुकान बंद, बोर्ड आदमी कहाँ कमाई जाए पाई बताओ। दुकानों पर किस चीज़ की दुकान थी दादा? लोहे की पीटी से गर्म काम करते हैं बोर्ड आदमी। हाँ साहब, और खा घर में रहे साहब। खाना पीना कैसे क्या है? खाना पीना का कैसे बताइए साहब, और क्या बताइए, कहूँ मिलता कहूँ नहीं मिलता है। अगर यहाँ नहीं मिला तब क्या करोगे? क्या करे जाए, कहूँ मांगे खाए और क्या करे साहब, कोई तो नहीं, दिक्कत हो रही है। देखिए ये स्थितियां हैं इन लोगों की, काम ना होने की वजह से आज ये इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि पास ही बता रहे हैं कि कोई लेडी हैं सेक्टर 12 में, इंदिरा नगर में, जो आती हैं और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको खाना देती हैं और उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है लगातार। आप भीड़ देखिए, सीधे तौर पे जो बोर्ड लगा है उसके पीछे भी देखिए, उधर कॉर्नर पर देखिए। मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको पूरा जूम करके दिखाएं। देखिए कुछ महिलाएं भी उधर खड़ी हुई हैं, लगातार परेशान हैं क्योंकि इनके पास काम नहीं है और काम न होने के चलते इनको खासा दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। और सीधे तौर पे जो काम बंद हो गया है वो खासा मुश्किल का वक्त है इनके लिए क्योंकि लॉकडाउन के चलते काम बंद हो गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि लेबर डे है और इनका दिन है। कई लोगों ने ऐसा भी बताया कि उनके खाते में कोई पैसा नहीं आया है और अगर आया भी है तो वो उनके गांव में पासबुक वगैरह है, वहाँ परिवार है, वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये सीधे तौर पे कमा रहे थे, खा रहे थे। आज इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है और सरकार से भी यही चाहते हैं कि जल्द ही जो बिल्डिंग मटेरियल्स के काम है वो शुरू हो, बिल्डिंग बनाने के इंफ्रा के काम शुरू हो। हालांकि सरकार का कहना है कि धीरे धीरे काम शुरू हो गए हैं और अब ये तेज़ी पकड़ेंगे, लेकिन जब तक ये काम तेज़ी नहीं पकड़ते हैं इन लोगों के लिए रोज़ खाने की बहुत बड़ी समस्या है। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, ANB न्यूज़, लखनऊ। कोरोना महामारी को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना महामारी में जनता से जबरन वसूली का काला अध्याय खट्टर सरकार लिख रही है। इसी के साथ ही उन्होंने और कुछ क्या कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। कल रात के अंधेरे में खट्टर सरकार ने हरियाणा की जनता पर मरहम लगाने की बजाय हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को घाव दे ढाले। जब पेट्रोल पर 1 रुपया प्रति लीटर टैक्स और डीजल पर 1 रुपया 10 पैसे प्रति लीटर टैक्स बढ़ा दिया, फल और सब्जियों पर 2% टैक्स लगा दिया जो कुछ नहीं था। और यही नहीं, जो सफर करने वाले यात्री हैं 15 पैसे प्रति किलोमीटर बस का किराया बढ़ा दिया। खट्टर सरकार को यह जानना चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर सरकारें जनता की जेब में पैसा डाल रही हैं। ये अकेली ऐसी सरकार है जो जेब पर डाका डालकर पैसा निकाल रही है। खट्टर साहब, ये वक्त वसूली और लूट का नहीं, हरियाणा की जनता को छूट देने का है। क्या हरियाणा की जनता ये जानती है कि 6 साल में खट्टर सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर 42,000 करोड़ रुपए की वसूली की है? वो पैसा कहां गया?
हर साल पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से आप 9,225 करोड़ रुपया वसूलते हैं। वो पैसा किसकी जेब में गया? हरियाणा की जनता के 15 पैसे प्रति किलोमीटर बस के किराए में बढ़ोतरी कर हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों पर सालाना 171 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया। और वो गृहिणी कहां जाए जो अपने परिवार के लिए सब्जी और फल खरीद लेती थी? अब उस पर भी 2% टैक्स। इतने निर्दयी मत बनिए। ये जजिया कर है खट्टर साहब, इस जजिया कर को वापस लीजिए। ये कांग्रेस की भी मांग है और 2.5 करोड़ हरियाणवियों की भी। जम्मू की जामिया मस्जिद दरो साहाबाद में शुक्रवार की नमाज अदा नहीं की गई। जमाई खान की फैज इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद है और बड़ी संख्या में लोग आमतौर पर यहाँ नमाज पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण यहाँ कुछ ही लोग नमाज अदा करते नजर आए। हिमाचल में ऊना के एक प्राइवेट स्कूल के संचालक के बेटे पर उसी की स्कूल टीचर ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला टीचर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक महिला टीचर की लॉकडाउन के बीच स्कूल में काम करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन मौका पाकर चेयरमैन के बेटे ने उनके साथ छेड़छाड़ की। सर, कल एक कंप्लेनेंट आई थी हमारे पास। उसने हमें बताया कि वो जो है वो माउंट शिवालिक स्कूल में जो एक टीचर के पद पर कार्यरत है करीब 1 साल से। तो उसको स्कूल के चेयरमैन के बेटे का फ़ोन आया कि भाई हम आपको जो है वो टीचर से हटा के क्लरिकल उसमें लगा देंगे, तो आप जो है स्कूल में आके काम सीख लो। तो वो करीब 4-5 दिनों से स्कूल में आ रही थी, तो कल भी आई हुई थी रूटीन में। तो स्कूल में थी तो उनके टीचर, उनके चेयरमैन के बेटे ने उनको बोला कि चलो चाय बना दो भाई। तो वो किचन में चली गई चाय बनाने, तो वो भी आ गया सर पीछे से, और फिर उसने उनके साथ अश्लील हरकतें की। उसके बाद उन्होंने बाहर आके बताया, एक टीचर और थी वहाँ पे, स्कूल के मेंबर, कमेटी मेंबर वहाँ पे मौजूद थी। तो फिर उन्होंने उनको प्रलोभन भी दिया कि किसी को मत बताना, मैं आपको पैसे दे दूँगा। जब उसने मुझे ऐसी अश्लील हरकत करने की कोशिश की, मैंने इतनी ज़ोर से उसका धक्का मारा और मैंने मैम को आवाज़ भी लगाई बहुत ज़ोर से, लेकिन उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना मेरे पास उठ के एक बार भी नहीं आई कि उसने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जब वो फिर से मुझे आकर फिर से उसने मुझे पकड़ा, फिर भी मैंने उसका धक्का मारा और मैंने फिर से मैम को आवाज़ लगाई कि मैम प्लीज़ एक बार आओ, फिर भी नहीं वो आई। फिर वो सर उसके पास चले गए। फिर मैंने उसको बताया भी क्लरिकल में, जब मैं चाय लेके वहाँ पे पहुँची तो मैंने उसको बताया कि मैम मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो उसने मुझे बस यही बोला सर ने कि घर पे जाके ऐसी कोई भी बात, यहाँ की कोई भी बात घर पे जाके कोई बात नहीं करनी है। मैं बस आपने इसकी शिकायत कर दी। कोरोना वायरस का संक्रमण को रोकने की एक नवीन पहल करते हुए जिला प्रशासन सिरमौर ने वीरवार को उपायुक्त कार्यालय में हिमाचल प्रदेश की पहली टच फ्री हैंड सैनिटाइजर मशीन स्थापित की है। यह मशीन सेंसर आधारित है, तो इसमें किसी भी चीज़ को छूने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मशीन का शुभारंभ करने के उपरांत उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर RK परूथी ने बताया कि इस मशीन में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% सैनिटाइजर है। इसका प्रयोग हाथों को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। यह मशीन स्वचालित है और इसके नोजल के नीचे हाथ लाते ही अपने आप 3 से 5 सेकंड के लिए सैनिटाइजर की बूंदें हाथों पर पड़ेंगी। यह मशीन पूरी तरह से संपर्क रहित है, इसलिए इसमें स्वच्छता बनी रहती है और किसी भी प्रकार के संक्रमण से भी बचा जा सकता है। थेंस लाइफ साइंसेज के प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा ने बताया कि उन्होंने यह मशीन बनाई है। इसकी क्षमता 16 लीटर की है, जिससे सैनिटाइजर कम से कम 1 महीना आराम से चल सकता है। इस मशीन की खास बात यह है कि यह रिचार्जेबल है और बिजली न होने पर भी यह मशीन कम से कम 10 घंटे तक चल सकती है। केरल के मंत्री VS सुनील कुमार ने कहा कि राज्य के एर्नाकुलम जिले में केवल एक पॉजिटिव कोरोना वायरस के केस थे, उसके भी कोविड-19 परीक्षण के परिणाम भी नकारात्मक आए हैं। यदि अन्य परीक्षण भी नकारात्मक आता है तो हम उसे ठीक करने की घोषणा कर सकते हैं। कुमार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिले में केवल एक हॉटस्पॉट कात्रिक दावड़ू वार्ड 65 है। हम अब सभी ट्रक ड्राइवरों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं जो हमारे जिले में आए हैं। हम हर दिन 75 से 100 ट्रक ड्राइवरों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं।
साथ ही साथ समुद्र में पहुंचने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की संभावना पर विचार करने के लिए आज एक बैठक आयोजित की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार अब तक राज्य में कुल 102 सक्रिय कोविड-19 मामले हैं। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबर, पंजाब में बढ़ रहा है कोरोना का कहर। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 605 हो चुकी है। 24 घंटे में 125 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 605 हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से। पंजाब में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 605 हो चुकी है। 24 घंटे में 125 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर पंजाब से, जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या यहां पर बढ़कर 605 हो चुकी है। 24 घंटे में 125 कोरोना के नए मरीज सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या इस तरह बढ़कर 605 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां पर अगर जो मरीजों की संख्या को देखें तो यह अब तक 605 पहुंच गया है और 24 घंटे के अंदर 125 नए मरीजों की संख्या सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 605 तक पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 125 मरीज सामने आए हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु में आज कोरोना के 203 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2526 हो चुकी है। इसको देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन गंभीर हो चुका है। कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया को सील कर दिया गया है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में YMCA मद्रास ने ट्रांसजेंडरों को जरूरी सामान वितरित किए। इनको खाने पीने के जरूरी सामानों के साथ कोविड-19 से बचाव के लिए सैनिटाइजर भी दिए। लॉकडाउन के चलते आम लोगों की तरह ये ट्रांसजेंडर भी परेशान हैं। इन्हें भी खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए इनको जरूरी सामान मुहैया कराया गया। चेन्नई का प्रसिद्ध मरीना बीच स्वच्छ और आकर्षक लगने लगा है। लॉकडाउन के चलते यह बीच सुनसान पड़ा है, लेकिन इस वीराने में इसकी सुंदरता खिल उठी है। इसकी स्वच्छता इस समय देखते ही बनती है। लॉकडाउन इसके लिए वरदान साबित हो रहा है। प्रकृति का यह सुंदरता निखरने लगी है, जो देखते ही बनती है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। आज के दिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कामगार दिवस का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना महामारी के चलते पूरी मुंबई में महाराष्ट्र दिवस का उत्सव नहीं मनाया गया। जबकि उत्सव को लेकर शिव सैनिक महीनों से इस उत्सव की तैयारी करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। लेकिन शिव सैनिकों शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेना नहीं भूल सकते। इसको लेकर बोरीवली मगा थाने स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण किया। इस दौरान शिव सैनिकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देखा गया। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। ऐसे में कुछ दिन के बाद तीसरा चरण भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आज 1 मई है, यानी कि महाराष्ट्र दिवस है। उसके साथ साथ लेबर दिवस मनाया जाता है। इस समय उपस्थित है मुंबई के उस स्थान पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये दिव्य स्थान है,
जहां पर अक्सर 1 मई के दिन बड़े उत्सव मनाए जाते थे, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते इस बार मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिवस बिल्कुल फीका पड़ गया है। आपको दूसरी तरफ बता दे कि हर शिव सैनिक की एक मंशा रहती थी कि इस दिन बड़े उत्सव मनाए जाएंगे, पूरे महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम होती थी। लेकिन जिस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते हर उन शिव सैनिक को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रोड गली मोहल्ले बिल्कुल सुनसान हो गए हैं। कोई अगर दिखता है तो एसेंशियल सर्विस की सेवा देने वाले ही लोग दिखते हैं, अन्यथा रोड बिल्कुल खाली है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुंबई की लाइफ लाइन कहे जाने वाली मुंबई रेल जो है, मुंबई मेट्रो जो है, अब बिल्कुल रोक दी गई है, क्योंकि ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मुंबई की लोकल ट्रेनों को भी बंद कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि कोरोना ने दस्तक दिया है। कोरोना ने इस कदर किया है कि महाराष्ट्र दिवस भी अब फीका हो गया है। इस तरह से महाराष्ट्र सरकार के मुखिया जो है उन्होंने आदेश दिया है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें। उसी को देखते हुए जिस तरह से मुंबई में तमाम संक्रमण की जो संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार की जो निर्णय था वो कहीं न कहीं लोगों के लिए कारगर साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन अशोक गुर्जर के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया प्रदर्शन अब तूल पकड़ रहा है। इस मामले पर अकाली दल के नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और पंजाब सरकार इस महामारी में अपनी जिम्मेदारी को निभा पाने में विफल साबित हुई, जिसके चलते इस तरह का प्रदर्शन वाजिब नहीं है। बहुत ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ। मैं समझदा कि संकट की इस घड़ी दे विच इस तरह की घटिया राजनीति जिहड़ी कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है, ये किसी भी तरीके वाजिब नहीं। तुसी अपनियां जिम्मेवारियां दे विच फेल होने करके इहदा जिहड़ा असर है अटेंशन डिवर्ट करने वास्ते इन्हां गल्लां दे राहीं पाउणा चाहुंदे हो, जिहड़ा कि लोकी प्रवान नहीं करनगे। कोरोना वायरस के चलते पूरे पंजाब में जारी लॉकडाउन के बीच पंजाब सरकार ने दुकानदारों को सुबह 7 से 11 बजे तक दुकानें खोलने की रियायत दी थी, जिसके मद्देनजर गुरदासपुर में भी काफ़ी बाजार खुले दिखे। डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर ने आज कुछ शर्तों पर दुकानदारों को दुकानें खोलने की रियायत दी। चैंबर ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट किया सी और साढ़े नाल साडी टीम पूरी गई सी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਸੀ ਉਹ 7 ਤੋਂ 11 ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ 7 ਤੋਂ 11, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਛੋਟੀ ਬਣਾ के सारे पासे तुरी हैं। कोरोना मरीजों का दिल्ली कनेक्शन बढ़ने के साथ ही हरियाणा सरकार ने अब गुरुग्राम बॉर्डर भी सील कर दिया है, जिसके चलते सीमा पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। गृह मंत्री अनिल विज के आदेशानुसार सख्ती इतनी बरती जा रही है कि लोग पैदल भी सीमा पार नहीं जा सकते। फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़ बॉर्डर से आवागमन पहले से ही पूरी तरह से बंद है। अब गुरुग्राम प्रशासन ने भी शुक्रवार से अपनी सीमाओं को बंद कर लिया है।
अगले आदेश तक दिल्ली की ओर लोगों के आवागमन पर अंकुश रहेगा। प्रशासन उन्हीं लोगों को सीमा पार जाने की अनुमति देगा जिन्हें गृह मंत्रालय के आदेश के तहत छूट मिली हुई है। हरियाणा के पलवल वासियों के लिए अच्छी खबर आई है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने पलवल जिले को आज रेड जोन में से निकालकर ऑरेंज जोन में की सूची में शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तबलीगी जमात के लोगों के कारण जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी थी, जिसके चलते सरकार की ओर से पलवल जिले को रेड जोन में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया था। पलवल जिले को आज भारत सरकार ने रेड जोन से शिफ्ट करके ऑरेंज जोन की सूची में डाल दिया है। इसका मुझे लगता है सबसे मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर जो केसेस थे, रेड जोन में आने का मुख्य कारण था कि यहाँ पर केसेस बड़ी जल्दी से बढ़े थे। जो तबलीगी जमात के हमारे पास लोग भाई आए, वो उनको हमने एकदम से आइडेंटिफाई किया और उनको सैम्पलिंग की और वो फाइंड आउट करने के बाद उनको आइसोलेट किया और जब 34 केस हो गए तो रेड जोन में डाल दिया गया। अब इस समय जब उसके बाद में जो कंटेनमेंट का प्रोसेस था, आइसोलेशन के बाद में उन्हें कोविड हॉस्पिटल में रखा गया और कंटेनमेंट प्लान बड़ी स्ट्रिक्टली फोर्स किया गया और उस एनफोर्समेंट में पुलिस का और ख़ास तौर से प्रशासन का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और यहाँ की जनता ने भी इसके अंदर पूरा सहयोग दिया। इस वजह से 34 के आगे गिनती नहीं बढ़ी और धीरे धीरे करके वो पॉजिटिव से नेगेटिव केस होने लगे। आज के समय पर हमारे पास केवल 2 ही कोविड पॉजिटिव केसेस। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।